हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट ITI। मैं MD इरफान अंसारी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरचेंजेबिलिटी, जो कि लिमिट फिट टॉलरेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी होता क्या है और उसका क्या महत्व है, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंटरचेंजेबिलिटी समझने से पहले हम पहले समझेंगे मास प्रोडक्शन। ठीक है, क्या समझेंगे? मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन यह कहता है कि जब भी हम कोई भी फैक्ट्री में या कोई भी प्लांट में एक ही प्रकार के जॉब हम जब बनाते हैं बहुत अधिक संख्या में, एक दो संख्या नहीं, बहुत अधिक संख्या में, तो उसी को हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मास प्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि हम कोई नट बना लिए, तो नट बना रहे हैं या बेरिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी अमाउंट में क्या हो रहा है, वो बन के एक बार में निकल रहा है। तो उसी को हम लोग कहेंगे मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो डिफिनेशन भी यही कहता है कि जब एक ही प्रकार के पार्ट मतलब एक हो गया, पार्ट्स मतलब बहुत सारा। तो जब एक ही प्रकार के पार्ट्स या जॉब, चाहे हम पार्ट्स का है या जॉब का है, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए हम यहाँ पे या का यूज़ किए। ठीक है, बहुत से लोग पार्ट्स कहते हैं, बहुत से लोग जॉब कहते हैं, तो हमने दोनों चीज़ लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो बहुत सारे पार्ट्स जॉब बहुत अधिक मात्रा में, देखिए मैंने क्या बोला, बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसे मास प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि बहुत ही सरल डिफिनेशन था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। मास प्रोडक्शन जो है वो इंटरचेंजेबिलिटी से बहुत मेल खाता है, बहुत क्लोज है, तो इसलिए मैंने इसको समझाने से पहले इसको बता दिया कि मास प्रोडक्शन होता क्या है। अब जानेंगे कि इंटरचेंजेबिलिटी को जानने से पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 3 पार्ट्स में तोड़ दिए। ठीक है, पहला देखिए, इंटरचेंजेबिलिटी हमको देखने से समझ में आ रहा है कि ये इतना बड़ा वर्ड है, ये मतलब इतना वर्ड से मिलकर ये एक सेंटेंस बना है। लेकिन जब हम उसको डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, तो हमें मिलता है कि इंटर प्लस चेंज प्लस एबिलिटी। इंटर मतलब होता है प्रवेश करने, एक दूसरे पार्ट्स के परस्पर के संबंध में क्या करना, प्रवेश करना। हम बोलते हैं ना, प्लीज़ कम इन, इंटर द होम, इंटर द हाउस बोलते हैं ना। इंटर मतलब इन करना, प्रवेश करना किसी पार्ट्स के जगह में। ठीक है, तो इंटर मतलब होता है क्या, प्रवेश करना। तो इंटर मतलब हो गया किसी एक दूसरे पार्ट्स के संबंध में परस्पर प्रवेश करना। चेंज मतलब बदलना। तो चेंज मतलब हम क्या करेंगे, जब एक पार्ट्स के जगह पे दूसरे पार्ट्स को हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको चेंज बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे, उसको चेंज बोलेंगे। क्योंकि मेरे जगह पे मैं नहीं गया, मेरे जगह में कोई और चल गया। मैंने शादी में नहीं गया तो मेरे जगह में कोई और चल गया, तो क्या हुआ, वहाँ पे चेंजिंग हो गया, मेरे परस्पर कोई और चला गया। तो ही बोल रहा है इंटर प्लस चेंज प्लस एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता। नहीं बोलता तुम्हारे में एबिलिटी है क्या ये काम करने का, हम लोग बोलते हैं ना तुम्हारे में ये ताकत नहीं है, तुम्हारे में एबिलिटी नहीं है ये काम करने का। तो वही चीज़ है कि एबिलिटी मतलब क्षमता। तो मीनिंग हमको बताता है कि इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब होता क्या है। तो इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही होता है कि मतलब कोई भी एक पार्ट्स दूसरे पार्ट्स की जगह में चेंज होने की क्षमता, बदलने की क्षमता। इंटर मतलब प्रवेश, एक दूसरे के संबंध में प्रवेश करना। चेंज मतलब बदलना, और एबिलिटी मतलब क्षमता, एक दूसरे के संबंध में चेंज होने की क्षमता। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही होता है। तो यही चीज़ इसमें लिखा है। तो जो चीज़ इसको समझ जाता है वो चीज़ क्लियर हो जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब कोई एक पार्ट्स को हटाकर दूसरे पार्ट्स उसमें फिट हो जाए प्रॉपरली, अच्छे से, तो उसे हम लोग कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी भी वही चीज़ कहता है। देखिए, जब कोई एक पार्ट्स एक ही साइज के आकार, जब कोई पार्ट्स हम एक साइज के आकार के नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, फिट होगा, नहीं होगा। तो वही चीज़ बोला, जब कोई पार्ट्स एक ही साइज के आकार और एक्यूरेसी हो गया, ये इंग्लिश मीनिंग हो गया, जैसा कि इंग्लिश में लिखा भी है। और हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता, मतलब शुद्धता से भी ज़्यादा शुद्धता बोलते हैं ना, बड़ा से भी बड़ा, तो शुद्धता से भी परिशुद्धता। ठीक है, कैसा हो,
जब कोई पार्ट एक ही साइज के आकार और एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता में हो में एक दूसरे की जगह पर, मतलब जब कोई पार्ट्स को हटाकर कोई पार्ट्स को मशीन में टूट गया है, घिस गया है, फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो गया है, तो उसके जगह को दूसरे ये मान लीजिए एक दूसरा पार्ट्स है, तो मान लीजिए टूट गया है, तो इसके जगह पे इसको हम क्या किए, चेंज कर दिए, बदल दिए। तो वही चीज़ बोल रहा है कि दूसरे की जगह पर फिट हो जाए तो उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी। वही चीज़ इसमें क्लियर हो गया था हमारा कि इंटर प्लस चेंज प्लस एबिलिटी, मतलब कोई पार्ट्स एक दूसरे की जगह पे बदलने की क्षमता, मतलब एक दूसरे की जगह ले ले कैसे, अच्छे तरह एक्यूरेसी के साथ में, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं ये लाइन को ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। जब कोई पार्ट एक ही साइज के आकार और एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता में एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाए, एक दूसरे की जगह पर फिट हो जाए, तो उसे हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। इसका मीनिंग हिंदी होता है विनिमयशीलता, हिंदी बोले तो विनिमयशीलता, ठीक है। या फिर आप लिख सकते थे कि उससे हम लोग विनिमयशीलता कहते हैं, इंग्लिश में अगर होगा तो उसे इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे कि जब किसी एक मशीन के पार्ट्स, मशीन तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो हम लोग देखें अपने लाइफ में, जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, हमारे वर्कशॉप में भी क्या है, लेद मशीन है, क्या बोलते हैं उसे, वाइस है, तो क्या है, एक मशीन है ना, वो क्या वो टूल्स को होल्ड करके क्या हम लोग उस पर मशीनिंग कर रहे थे, क्या वो भी जो बनाने में हमें क्या सहायता मिलती है ना, हमारी मदद करता है ना पकड़ने में, तो क्या एक तरह का वो भी मशीन है। तो जब किसी मशीन के पार्ट्स खराब या घिस जाने पर फिर से नया पार्ट को लगाकर मशीन को पुनः स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लेथ मशीन में कोई पार्ट्स जो है एक दूसरे पार्ट्स क्या कनेक्ट है किससे? मान लीजिए कोई एक पार्ट्स ऐसे है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, दो पार्ट को जोड़ दिए और इसके बीच में क्या किए, ड्रिल करके जोड़ दिए, किससे? बाय द बोल्ट और नट से, या नट या बोल्ट से, तो जोड़ दिए, मतलब इसको इधर से डाल के क्या किए हैं, इसको ऐसे करके जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ देने के बाद क्या हुआ, कुछ हम लेथ मशीन पे काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब कोई मशीन पर काम करेंगे तो उसके काम के अनुसार, टाइम के अनुसार क्या होगा, मशीन के पार्ट्स घिसते हैं, ख़राब होते हैं। हम लोग भी ये ज़िंदगी जीते हैं तो क्या होते हैं, हम लोग भी क्या बीमार पड़ते हैं, तो कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं तो अच्छे हो जाते हैं फिर से। तो जब मशीन के पार्ट्स जब ख़राब हो जाते हैं, एक पार्ट दूसरे पार्ट्स में लगाकर जब मूवमेंट होता है उसके बीच में, तो क्या होता है, ये पार्ट घिस जाते हैं। तो पार्ट घिस जाने के बाद क्या होता है, उसके पार्ट आपस मतलब मूवमेंट होने के कारण, दो पार्ट्स मूवमेंट होता है तो पार्ट्स क्या होता है, टूट जाते हैं तो घिस जाते हैं। तो अब मशीन क्या हुआ, अब टूट जाने के बाद ये पार्ट्स अलग हो गया तो मशीन तो रुक गया, हम तो अब काम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पूरा मशीन को बदल देंगे, तो पार्ट हमारा ज़्यादा पैसा लगेगा हमारा, फिर मशीन को खरीदने के लिए 1,00,000 2,50,000 जितना भी, तो हमें फिर से, तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी लाए हैं कि हम लोग टॉलरेंस पढ़े ना, इससे पिछले क्लास में टॉलरेंस पढ़े हैं, लिमिट पढ़े हैं, डेविएशन पढ़े हैं, फिट पढ़े हैं, तो हम लोग इसलिए हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस पढ़ते हैं ताकि हम जो भी जॉब बनाए वो एक्यूरेसी में बनाए, एक वेरिएशन में बनाए, कि कोई भी कहीं भी कोई भी लोग देखते हैं ना, हमारे इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में अमेरिका के पार्ट्स वहाँ बनाते हैं, वहाँ के लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के मशीन में क्या होता है, वो फिट होता है। क्यों? क्योंकि वो हर जगह जो बनाते हैं वो स्टैंडर्ड बनता है। जैसे मैंने उस दिन पढ़ा था, BIS स्टैंडर्ड होता है, BS स्टैंडर्ड होता है, एक होता है IS मतलब ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे इंडिया में भी है, वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में चलता है लगभग, लेकिन एक होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है उसका पार्ट्स। कहीं भी आप उसको कोई पार्ट्स के मशीन में लेके आ जाओ, वो कोई मशीन में, लेथ मशीन में फिट हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक नट बोल्ट हम खरीदते हैं अमेरिका से, हमारा मशीन ख़राब हो गया, तो वहाँ से अगर भी हम पार्ट्स लाएंगे तो अपने मशीन में हम फिट करेंगे तो वो फिट हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिट फिट टॉलरेंस में बना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिमिट फिट टॉलरेंस का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी पार्ट्स, कोई भी मशीन का क्या हो, अगर ख़राब हो तो क्या इजीली से चेंज हो जाए, ठीक है। तो माना कि हमने कि ये एक लेथ मशीन का पार्ट्स है, ये क्या हो गया, टूट गया समय के अनुसार यूज़ करते करते, तो क्या किए, जब टूट गया, ये भी टूट गया और ये भी क्या हो गया, घिस गया, तो क्या करेंगे, इसको हटा के हम दूसरा पार्ट्स क्या करेंगे, आपस में लगा के जोड़ देंगे, तो फिर से हमारा क्या होगा, मशीन
स्टार्ट हो जाएगा, फिर से हमारा मशीन पहले जैसा काम करने लगेगा। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब किसी मशीन के पार्ट्स अगर घिस जाए तो वो घिसे हुए पार्ट को हटाकर हम नया पार्ट्स लगा देते हैं तो मशीन हमारा पुनः फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंजेबिलिटी का जो है वो बहुत सारे इसके लाभ हैं, बहुत सारे प्रॉफिट हैं। हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, कोई भी हम लोग नया मतलब एडवांटेज सिस्टम क्यों अपनाते हैं, एडवांटेज के लिए, हमें फ़ायदा के लिए कि फ़ायदा हो, हमारा फ़ायदा हो कुछ, तो इसलिए इसका भी कुछ लाभ है, कुछ प्रॉफिट है, तो हम जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मास प्रोडक्शन इंटरचेंजेबिलिटी आपको समझ में आया है। अगर कहीं भी दिक्कत लगे, कहीं भी अगर कन्फ्यूज़न लगे, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं नेसेसिटी ऑफ चेंजेबिलिटी। ठीक है, इंटरचेंजेबिलिटी मतलब हमें इंटरचेंजेबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी बताइए, हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ा, हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हमको उससे ज़रूरत होता है तब ना पड़ता है। हमें जब कोई मशीन के पार्ट्स ख़राब होता है तो हम अगर लिमिट फिट टॉलरेंस में नहीं बनाएंगे या इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा मशीन ख़राब हो जाएगा, हमारा बहुत लॉस हो जाएगा। तो हम लॉस से बचने के लिए, रिजेक्शन से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें ज़रूरत है किसका, इंटरचेंजेबिलिटी का। तो जानेंगे कि प्रॉफिट के बारे में कि इंटरचेंजेबिलिटी का क्या लाभ है। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग मास प्रोडक्शन अभी डिस्कस किए हैं, इंटरचेंजेबिलिटी डिस्कस किए हैं कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है। फिर अब जानेंगे नेसेसिटी ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी कि हमें इंटरचेंजेबिलिटी की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट में है कि नए पार्ट्स को बिना किसी मशीनिंग के प्रयोग करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम लोग टॉलरेंस या हम लोग अगर टॉलरेंस में पार्ट्स को नहीं बनाएं, ठीक है, लिमिट फिट टॉलरेंस ना दे, अगर हम किसी पार्ट्स का, किसी लेथ मशीन का स्क्रू हो गया या फिर बोल्ट हो गया, ख़राब हो गया, अगर हम ठीक उसी साइज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, एग्जैक्ट साइज में बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो क्या होगा, हमारा बार बार क्या पड़ेगा, हमको कुछ छोटा हो जाएगा, कुछ बड़ा हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको मशीनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बार बार मशीनिंग करना पड़ेगा। तो हम लिमिट फिट टॉलरेंस का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि पार्ट्स एक रेंज में बने, उस पार्ट्स को वेरिएशन में बने, ताकि एक टॉलरेंस में बने, ताकि वो पार्ट्स क्या होता है, वो टॉलरेंस देने के बाद वो पार्ट्स इजीली से, आसानी से क्या होता है, एक दूसरे की जगह पे फिट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो इंटरचेंजेबिलिटी किसके माध्यम से होगा, जब कोई पार्ट्स को अच्छे से हम लिमिट टॉलरेंस देंगे, फिट देंगे, तब ना वो पार्ट्स अच्छे से इंटरचेंजेबिलिटी होगा। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब क्या है, जब कोई एक पार्ट दूसरे पार्ट्स की जगह में अच्छे से क्या हो जाए, फिट हो जाए, तो तभी हम कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी हुआ है, नहीं तो अथवा नहीं कहेंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि नए पार्ट्स को बिना किसी मशीनिंग के प्रयोग करने के लिए, कि हम जब कोई मशीन का पार्ट्स हम जब लाते हैं, खरीद कुछ टूट जाता है तो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, लाते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, ना कि उसके साइज़ में कुछ मशीनिंग करते हैं, कुछ घिसते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ तो नहीं करते हैं, बस लाते हैं और क्या करते हैं, उसको फिटिंग कर देते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है, जब नए पार्ट्स को बिना किसी मशीनिंग के प्रयोग करने के लिए, ठीक है, जब हमारा कोई मशीन का पार्ट्स घिस जाए, टूट जाए, तो क्या करें, हम कोई मशीनिंग पार्ट्स को लाएं मार्केट से खरीद के, उसको डायरेक्ट लगा दे, हमारा मशीन क्या करे, वर्क करने लगे, मतलब रन करने लगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट में, समय को बचत करने के लिए। अब देखिए, अगर वो पार्ट्स इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगा, या अगर वो पार्ट्स, अगर हम लिमिट फिट टॉलरेंस में वो पार्ट्स में नहीं बना होगा, तो क्या होगा, वो पार्ट्स हम मार्केट से खरीद के लाएंगे तो पार्ट्स क्या होगा, अगर मान लीजिए उसमें इंटरचेंजेबिलिटी नहीं हो रहा है, फिट नहीं हो रहा, तो क्या टाइम ज़्यादा लगेगा उसको फिट करने के लिए, उसको मशीनिंग करना पड़ेगा। तो क्या मशीनिंग करने पर हो सकता है वो छोटा हो जाए, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, घट जाए, तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हमारा मटेरियल लॉस होगा, वेस्ट होगा। तो वही चीज़ बोल रहा है, अगर हम अच्छे से टॉलरेंस देख बनाए, इंटरचेंजेबिलिटी अगर हो जाए, तो क्या होगा, हमारा इजीली से क्या होता है, फिट हो जाता है, लाते हैं डायरेक्ट फिट कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, टाइम बचता है। वही चीज़ बोलता है कि हमें नेसेसिटी ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी का आवश्यकता क्यों है, हमें टाइम को बचत करने के लिए, कि टाइम हमारा क्या हो, कम लगे, तुरंत कोई भी पार्ट्स अगर ख़राब हो गया तो क्या हो, तुरंत फिट हो जाए एक दूसरे की जगह पे। ठीक है, तो वही कहता है कि टाइम को बचत करने के लिए, समय को बचत करने के लिए, सेव करने के लिए। आता है तीसरा पॉइंट में, पार्ट्स को अधिक संख्या में बनाने के लिए, जिससे अधिक मूल्य में कमी आए। देखिए,
हम पार्ट्स अधिक मात्रा में बनाएंगे तो क्या, अधिक संख्या में बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन जब हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, जब हमारा पार्ट्स हम एक टॉलरेंस में बनाएंगे तब ना, जब हम उसको एक लिमिट से बनाएंगे, एक लिमिट फिट टॉलरेंस में बनाएंगे तब ना वो मतलब क्या मास प्रोडक्शन होगा। अगर हम चाहेंगे कि पार्ट्स हमारा 10 mm का निकले तो सब पार्ट्स हमारा 10 mm का निकले, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है, हम टॉलरेंस देते हैं, हम फिट देते हैं, हम क्या देते हैं, लिमिट देते हैं कि हमारा पार्ट जो है 10 mm से कुछ कम आए, कोई 10 mm से कुछ 9.9 आ गया, कुछ 9.8 आ गया, कुछ 9.7 आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट देते हैं, हम टॉलरेंस देते हैं, ठीक है, कि हमारा पार्ट्स अगर 1-2 mm कुछ वेरिएशन भी है 0.2 mm का या 0.05 mm का, तो क्या हो, वो पार्ट्स क्या कर रहे हैं, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता कर ले, मतलब टॉलरेंस हो उसमें, ताकि वो पार्ट्स एक दूसरे के जगह पे 0.1 0.2 क्या करे, वो मैनेज कर ले, ठीक है। तो हम लोग उस तरह पार्ट्स को बनाते हैं कि हाँ, अगर पार्ट्स अगर 0.1 mm ज़्यादा हो गया, 0.2 mm कम हो गया, तो क्या हो, उस जगह पे हम इस तरह लिमिट फिट टॉलरेंस देते हैं। लिमिट फिट टॉलरेंस देने का मतलब यही है कि अगर कम बेसी हो जाए तो क्या है, वो एक दूसरे के जगह पे इजीली फिट हो जाए, इसलिए हम लिमिट फिट टॉलरेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तब हम जब पार्ट्स को अधिक संख्या में बनाएंगे तो क्या होगा, जब पार्ट्स अधिक मतलब वो पार्ट्स जब मार्केट में अधिक आएगा तो क्या होगा, उसका मूल्य में कमी आएगी। मार्केट में कोई भी पार्ट्स महंगा क्यों होता है, जब उनका शॉर्टेज हो जाता है, जब देखता है कि डिमांड ज़्यादा है और वस्तु कम है, पार्ट्स कम है, तो क्या होगा, उसका डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा कब होगा, जब वस्तु की संख्या कम हो जाएगा। जब वस्तु की संख्या मार्केट में ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि ढेर सारे पार्ट्स आ जाएंगे, तो उसको खरीदने वाला आदमी भी क्या होगा, उसको कहीं मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगी, मार्केट में नहीं है, वो आराम से जाएगा, आराम से ले आएगा। तो जब परेशान कब होना पड़ता है, जब सामान नहीं मिलता है, महंगा मिलता है, तब ना, तो तब क्या होता है, जब मार्केट में बहुत सारे पार्ट्स रहेंगे तो क्या होगा, उसके मूल्य में क्या कमी आएगी। जैसे कि हम लोग ठंडा के दिन में क्या होता है, सब्जी सस्ता रहता है, उतना महंगा नहीं रहता, लेकिन गर्मी के दिन में महंगा होता है। क्यों, क्योंकि गर्मी के दिन में सब्जी ज़्यादा नहीं उपजता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए इसमें वही चीज़ है कि पार्ट्स को अधिक संख्या में बनाने के लिए हमें क्या होता है, उसको अधिक संख्या में बनाएंगे तो पार्ट्स के मूल्य में क्या कमी आएगी, वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, पॉइंट नंबर 4 पे, रिजेक्शन में कमी और मटेरियल वेस्टेज कम हो, ठीक है। तो रिजेक्शन में कमी कैसे आएगी, हम लिमिट फिट टॉलरेंस में बनाएंगे तो क्या होगा, जब हम लिमिट में बनाते हैं, लिमिट मतलब एक सीमित में बनाते हैं कि इतना mm से कम ना हो, इतना mm से ज़्यादा ना हो, तो हम लिमिट में बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा पार्ट्स जो है वो रिजेक्शन कम होता है, मटेरियल भी वेस्ट कम होता है। क्योंकि जब हम ये पार्ट्स जो बनता है किसी मटेरियल से बनता है ना, जो हम एग्जैक्ट कर तो नहीं बनाएंगे, मान लीजिए कोई स्पेस है यहाँ पे, कोई स्पेस है यहाँ पे, मान लीजिए, ठीक है, ये स्लोट है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई पार्ट्स फिट करना है, मान लीजिए यहाँ पे 20 mm का जगह है, हम एग्जैक्ट 20 mm का इसको हम जगह पर हम रखे हैं, लेकिन हम चाहे एग्जैक्ट 20 mm का कोई पार्ट्स लाएं, इसको फिट कर दें, तो ये मुमकिन नहीं है। या तो इसको हमको होल में भी हमको कुछ टॉलरेंस देना पड़ेगा, और ये पार्ट्स के भी टॉलरेंस देना पड़ेगा, ताकि एक दूसरे को वो एडजस्ट कर ले, टॉलरेंस कर ले, सहनशीलता, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता, लिमिट मतलब जो कोई पार्ट्स को हम क्या करते हैं, छूट देते हैं उसके बेसिक साइज में, कुछ कम कुछ अधिक, ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं। तो क्या होता है, रिजेक्शन में कमी आता है और मटेरियल वेस्टेज क्या होता है, कम होता है, किससे, इंटरचेंजेबिलिटी से। क्या होगा, अगर हम इंटरचेंजेबिलिटी अगर हम नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार हम दूसरा पार्ट लाए, बर्बाद हो गया, तो क्या किया, उसको हटा दिए, वेस्ट हो गया, फिर हम दूसरा पार्ट लाए, देखिए वो भी नहीं हो रहा, क्या रहा, वेस्ट हो रहा हमारा। तो इस वेस्ट से बचने के लिए क्या होता है, इंटरचेंजेबिलिटी, हम कोई पार्ट्स लाए, एक बार में हमारा काम हो गया, हमारा फिट हो गया, तो हम क्या समझेंगे, हमारा इंटरचेंजेबिलिटी हो गया, हमारा टाइम भी बच गया, रिजेक्शन भी बच गए, तो मटेरियल भी बच गया। जब रिजेक्शन बचेगा तो मटेरियल बचेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, गुड फिट प्राप्त करने के लिए, मतलब जब इंटरचेंजेबिलिटी में बनाते हैं तो क्या होता है, पार्ट्स हमेशा फिट हो जाता है, क्या होता है, फिट हो जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ही वही होता है कि एक दूसरे की जगह पे क्या हो, चेंज कर ले, एक दूसरे को क्या कर ले, परस्पर चेंज कर ले। तो मतलब क्या होगा, गुड फिट प्राप्त होता है, किससे, इंटरचेंजेबिलिटी से। क्या होता है, गुड फिट, अच्छा फिट प्राप्त होता है हमें, ठीक है। अच्छे नंबर में मशीनिंग की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। जब मशीन क्या होगा, मशीन के पार्ट्स अगर हम यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उसके पार्ट्स क्या होगा, उतना ज़्यादा घिसेंगे, उतना ज़्यादा घिसने के बाद क्या होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका पार्ट्स खराब हो गए, तो क्या होगा,
पार्ट्स को भी बदलना पड़ेगा बार बार। तो हम बार बार अगर मशीन ख़राब होगा, पार्ट्स हम बनाएंगे या फिर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मशीन हमारा शट डाउन मतलब रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तो प्रोडक्टिविटी होगा नहीं होगा। लेकिन हम मार्केट में अब वही पार्ट्स अवेलेबल हमेशा अवेलेबल रहता है। मतलब कोई पार्ट्स जो आप मशीन है, हमारे पास लेथ मशीन है, पार्ट्स हमेशा अवेलेबल है। कहीं भी कभी भी हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम फिट, अगर पार्ट्स घिस जाए टूट जाए तो हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमारा इनकी वृद्धि होगा, क्योंकि मशीन हमारा कंटिन्यू क्या कर रहेगा, रन करते रहेगा। अगर मशीन रुक जाएगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी, जो मशीन से हम जो जॉब बना रहे थे क्या होगा, जॉब बनेगा नहीं बनेगा। मशीन चलते जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो वही चीज़ कहता है कौन, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी। हमें इसलिए इंटरचेंजेबिलिटी की आवश्यकता है। क्यों, हमें कोई पार्ट्स को मशीन में बिना मशीनिंग के फिट हो जाए, टाइम में बचत हो, और उसके मूल्य में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसके मूल्य में क्या होगा, कमी आएगा। ठीक है, जितना कम होगा, जितना कम प्रोडक्शन होगा क्या होगा, उसके मूल्य में और क्या होगा, वृद्धि आएगी। तो वही चीज़ बोलता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसके मूल्य में क्या होगा, कमी होगा, मतलब उतना ज़्यादा वो सस्ता होगा। रिजेक्शन में कमी आए, मतलब वो जब कोई पार्ट्स हम बनाते हैं तो क्या लिमिट फिट टॉलरेंस बनाते हैं तो क्या होता है, उसका रिजेक्शन कम हो जाता है, उसका रिजेक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो मटेरियल का वेस्टेज भी क्या होगा, कम होगा या फिर नए के बराबर होगा। 5 में क्या बोलता है, गुड फिट प्राप्त करने के लिए, मतलब हम जब इंटरचेंजेबिलिटी में हम जब कोई चीज़ बनाते हैं, जब इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब यही होता है कोई पार्ट जो है एक दूसरे की जगह पे आराम से फिट हो जाए। तो अच्छा फिट कब होगा, जब हम उसको लिमिट फिट टॉलरेंस में बनाएंगे तब ना होगा, तब ना वो इंटरचेंजेबिलिटी फॉलो तब करेगा जब वो कोई पार्ट्स अच्छे से लिमिट फिट टॉलरेंस में बना हो। ठीक है, अब हम लास्ट में है 6, मशीन की प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो। मतलब मशीन की प्रोडक्टिविटी वृद्धि कब होगा, जब मशीन कंटिन्यू क्या होगा, रन करेगा। मशीन कंटिन्यू लगातार क्या होगा, चलते रहेगा। तो जब लगातार मशीन को चलाएंगे तो क्या होगा, उसका पार्ट्स भी क्या होगा, घिसेगा, टूट जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे, हम उसको एक बैकअप रखेंगे कि हाँ अगर पार्ट्स हमारा टूट गया तो हम क्या करेंगे, उसको जल्दी से चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे, फिर से क्या करेंगे, मशीन को फिर रन करेंगे। तो मशीन जितना ज़्यादा रन करेगा तो उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, उसके पार्ट्स भी घिसने के चांसेस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम बैकअप रखते हैं कि अगर हमारे पास मशीन टूट गई, पार्ट्स कोई ख़राब हो गया, टूट गया, तो क्या कर सकते हैं, हम इजीली से बदल सकते हैं। तो यही सारे 6 पॉइंट्स थे किसके, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ नेसेसिटी। मतलब विनिमयशीलता की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि हम इंटरचेंजेबिलिटी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं, पार्ट्स को मशीनिंग करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, उसमें फिर अधिक संख्या में नहीं बना सकते हैं जॉब को, या फिर रिजेक्शन में कमी ज़्यादा आ जाएगा और फिर प्राप्त अच्छा नहीं होगा, फिर क्या होगा, मशीन को प्रोडक्टिविटी में वृद्धि भी नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें इंटरचेंजेबिलिटी की आवश्यकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और हम चलेंगे अब MCQ क्वेश्चन। ठीक है, MCQ क्वेश्चन के पास में। तो अगर कहीं भी दिक्कत लगे आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए। अगर इस तरीक़ा से नहीं समझा तो हम और कुछ दूसरा तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलेंगे MCQ क्वेश्चन की तरफ। ओके, हाँ तो स्टूडेंट अब आते हैं इंटरचेंजेबिलिटी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में इंटरचेंजेबिलिटी से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंटरचेंजेबिलिटी के लिए किसका उपयोग नहीं करते हैं या फिर नहीं होता या फिर नहीं है। क्या बोल रहा है, इंटरचेंजेबिलिटी के लिए किसका उपयोग नहीं है, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी में किसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है लिमिट फिट एंड टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस तो यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि बिना लिमिट फिट टॉलरेंस का हम इंटरचेंजेबिलिटी नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लिमिट गेज, जब हम कोई पार्ट्स बनाएंगे तो उसको तो चेक करना पड़ेगा कि पार्ट्स हमारा कितना साइज का है। तो लिमिट गेज, जैसा कि हमने गेज में पढ़ाया था, क्या करते हैं, एक चेकिंग क्या है, एक चेकिंग टूल है, उपकरण है। ठीक है, तीसरा में है पार्ट्स को बिना टॉलरेंस के बनाना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इंटरचेंजेबिलिटी के लिए किसका उपयोग नहीं है। तो हम तो लिमिट फिट टॉलरेंस का भी यूज़ करते हैं, उसको लिमिट गेज से मापते भी हैं, मतलब यूज़ है इसका, हमें चाहिए इसका, हमें लिमिट फिट चाहिए। तो हमें किसका यूज़ नहीं है, पार्ट्स को बिना टॉलरेंस में बनाना। अगर हम पार्ट्स को बिना टॉलरेंस में बनाएंगे तो क्या पार्ट्स हमारा इंटरचेंजेबिलिटी होगा, एकदम नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डी में हमारा नॉन था। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो हमारा राइट आंसर कौन हो गया, पार्ट्स को बिना टॉलरेंस में बनाना।
हम पार्ट्स को हम टॉलरेंस में नहीं बनाएंगे तो पार्ट्स हमारा इंटरचेंजेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई पार्ट को हम लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस में बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, लिमिट गेज से मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा पार्ट्स तो सही है या किस रेंज में है, कितना है, किससे मालूम चलता है, लिमिट गेज से। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कौन सा इंटरचेंजेबिलिटी का लाभ नहीं है। मतलब हम जब जब हम कोई पार्ट्स हम बनाते हैं लिमिट फॉर टॉलरेंस में, तो इंटरचेंजेबिलिटी हम जब करते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी जब एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स की जगह हम बदलते हैं तो हमें इससे क्या लाभ होता है, मतलब हम इंटरचेंजेबिलिटी से हमें क्या लाभ होता है, हमें क्या प्रॉफिट होता है, वही चीज़ हमें बताना है। तो यहाँ बताना है, यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सा इंटरचेंजेबिलिटी का लाभ नहीं है पूछ रहा है। देखिए यहाँ नहीं है, अगर पूछता है तो उसका कोई एक लाभ, एक प्रॉफिट बता देना था, लेकिन यहाँ पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं ढूंढना है, कौन सा नहीं है। तो देखिए परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनाना, ठीक है। तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, उत्पादन बढ़ता है। तो हम जानते हैं कि हम जब इंटरचेंजेबिलिटी करते हैं तो क्या होता है, उत्पादन, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो हमारा हमारा ये क्या है, प्रोडक्टिविटी के लिए हमारा ये सही है कि प्रोडक्टिविटी का लाभ है, कौन है, उत्पादन बढ़ता है, मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है, किसमें, इंटरचेंजेबिलिटी में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो नहीं में, तो ये तो है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब तीसरा में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी में आते हैं कि पार्ट्स की कीमत में कमी आती है। तो पार्ट्स की कीमत में जो होती है, क्या होता है, जब हम इंटरचेंजेबिलिटी हम करेंगे तो हमें मास प्रोडक्शन में कोई पार्ट्स को बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पार्ट्स होगा वो उसकी कीमत में क्या होगा, कमी आएगा, क्योंकि जितना पार्ट्स वो बनेगा मार्केट में आएगा वो पार्ट्स का कीमत क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही तो ये क्या है, ये भी लाभ है। जब कोई चीज़ को दाम कट जाएगा तो किसके लिए लाभ है, मतलब जो कंज्यूमर है या फिर जो भी हो, क्या उसको लाभ मिलेगा ना। तो क्या होता है, तो हमें कीमत में कमी आती है, मतलब हमें लाभ मिल रहा है, ठीक है। आते हैं डी में, पार्ट्स मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। तो ये भी क्या है, लाभ है। अगर पार्ट्स नहीं बनेगा तो मार्केट में मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। अगर हम मास प्रोडक्शन करेंगे, अधिक मात्रा में बनाएंगे तो पार्ट्स सब क्या होगा, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, कहीं हमें ज़्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं होगा। तो अब आते हैं ए में, ये सब क्या है, ये सब लाभ थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, लाभ नहीं है। तो ये बोल रहा है परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनाना। तो कौन सा इंटरचेंजेबिलिटी का लाभ नहीं है, क्या हम इंटरचेंजेबिलिटी में हम लोग परीक्षण तथा त्रुटि विधि अपनाते हैं, मतलब त्रुटि मतलब होता है एरर विधि को अपनाते हैं, नहीं ना अपनाते हैं। तो उससे अगर हम एरर विधि अपनाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो पार्ट्स है सही नहीं बनेगा। तो ये हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब परीक्षण मतलब टेस्ट, और तथा त्रुटि विधि अपनाना। त्रुटि विधि मतलब गलतियां, एरर को अपनाना। तो एरर अपनाएंगे तो हमारा पार्ट सही बनेगा, नहीं बनेगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, कि बोलता है ES का अर्थ क्या होता है। हमने पढ़ाया था आपको टॉलरेंस में कि ES जो होता है, क्या होता है, ES जो होता है वो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, अर्थ क्या है। हम जानते हैं कि ES जो होता है वो किसमें, हम ES को किससे दर्शाते हैं, ES से हम दर्शाते हैं कि कोई होल है, क्या है, कोई होल है, तो इसके होल के अपर पार्ट्स को दर्शाते हैं। मतलब यहाँ से लेके इसका अपर पार्ट जो होता है, अपर पार्ट्स का, इसके लोअर पार्ट्स को क्या बोलते हैं, इसके लोअर पार्ट के बोलते हैं, होल को अपर पार्ट से दर्शाना हो तो उसको दर्शाते हैं किससे, ES से, मतलब कैपिटल E और स्मॉल s, ठीक है। अगर ये होल है, ये क्या है, ये होल है, ठीक है, ये होल है, हम होल को दर्शाते हैं उसके अपर डिवीजन को, ठीक है। ये ES हम पहले ये समझिए, ES को हम किससे शो करते हैं, होल को, मतलब किसी होल को शो करता है, होल की साइज को शो करता है, ठीक है। और यही अगर E छोटा e मतलब इस तरह, ये पहले साफ बना लेते हैं, ठीक है। ये सॉफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा सॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस सॉफ्ट को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, छोटा e और छोटा s लेते हैं, ठीक है। अगर कहीं मतलब कुछ इस तरह लिखा हो ES
नोमिनिकल में या क्वेश्चन में, तो समझ आइएगा क्या किसका बात कर रहा है ये होल का बात कर रहा है। ES6 लिखा रहे तो मतलब क्या ये ES कौन है, ये ES होल का साइज, होल को दर्शा रहा है, और साइज 6 क्या है उसका ग्रेड है। ठीक है, हमने पहले पिछले क्लास में आपको बताया था। और ES ये छोटा ई और स्मॉल एस किसको शो करता है, शाफ्ट को, मतलब शाफ्ट के साइज को शो करता है। ठीक है, किसको शो कर रहा है, मतलब शाफ्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, और इसके अपर पार्ट को शो करता है ES, और किसके होल के अपर पार्ट को शो करता है ES, और इसके लोअर पार्ट को लोअर डिवीजन को, मतलब अपर डिवीजन को करता है। अपर डिवीजन को अगर होल को दिखाना है तो हम लोग ES से दिखाते हैं। किससे, ES से। अगर होल के लोअर डिवीजन को दिखाना है तो किससे शो करते हैं, ये कैपिटल E और स्मॉल I। ठीक है, उसी तरह अगर शाफ्ट के अपर पार्ट्स को दर्शाना है, मतलब शाफ्ट के अपर डिवीजन को दर्शाना, तो हम लिखेंगे ES, और अगर नीचे का दर्शाना है, मतलब लोअर डिवीजन को दिखाना, मतलब ये नीचे का डिवीजन दिखाना है, तो इसको लिखेंगे E स्मॉल I। ठीक है, याद रखिएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है। ES का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है इकट सुपीरियर। क्या होता है, इकट सुपीरियर। देखिए इकट सुपीरियर कहाँ है, इकट सुपीरियर यहाँ है। इसका इकट सुपर तो नहीं बोले, ईगल सुपर नोन ऑफ दिस, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, इकट सुपीरियर। मतलब ES का अर्थ क्या होता है, इकट सुपीरियर। एग्जाम में पूछ देता कभी कभी कि ES का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है या अर्थ क्या होता है, तो होता है इकट सुपीरियर। क्या होता है, इकट सुपीरियर, इकट सुपीरियर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इकट सुपीरियर का क्या है, मतलब इकट सुपीरियर क्या है, मतलब अभी जस्ट बताएं आपको कि इकट सुपीरियर क्या है, मतलब होल का अपर डिवीजन है, या शाफ्ट का अपर डिवीजन है, या फिर होल का लोअर डिवीजन है, या शाफ्ट का लोअर डिवीजन है। तो इकट जो देखिए कैपिटल E और स्मॉल एस है। क्या है ये, स्मॉल एस है। ठीक है, स्मॉल एस ये किसको शो करता है, ये शो करता है होल के अपर डिवीजन को। तो होल का अपर डिवीजन देखिए ऑप्शन नंबर ए में, होल का अपर डिवीजन। देखिए ES किसको शो करता है, होल के अपर डिवीजन को। ये क्या है, ये होल है, इसके मतलब यहाँ से लेकर इसके अपर डिवीजन को क्या शो करता है, ES, और इसके लोअर डिवीजन को क्या करता है, EI। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये जो आज मैं पढ़ाया आपको मास प्रोडक्शन और इंटरचेंजेबिलिटी, तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी कन्फ्यूजन हो कोई पॉइंट पे, तो उसे नोट डाउन करें और प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम फिर से अच्छे से और नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।